स्टॉक मार्केट के लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? सबसे मुश्किल काम है दोस्तों ये डिसाइड करना कि इसमें काम करना है कि नहीं करना है, इसमें आपको निवेश करना है कि नहीं करना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में पहले बहुत सारा बैगेज भरा हुआ है। जिस चीज को आप जानते भी नहीं है उसके बारे में आपकी धारणाएं बनी हुई है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एक सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व होती है और सोशल चेंजेस बहुत बहुत दिनों में आते हैं। पर अपने आप चेंजेस आएंगे जरूर, उनको रोका भी नहीं जा सकता। तो हम पहले देखते थे कि स्टॉक मार्केट अगर इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है तो फिर हमारे पिताजी ने या हमारे चाचा जी, मामा जी, नाना जी, दादाजी, इन्होंने इसमें इतना पैसा क्यों नहीं लगाया? क्यों अभी ये एक नई प्रैक्टिस की तरह दिखता है? और सब लोग इसके बारे में वैसे बात क्यों नहीं करते जैसे वो मकान, जमीन या सोने के लिए करते हैं, गोल्ड के लिए जो बात करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं शुरू से वो सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आपका इंटरेस्ट है, ऐसा सोच के लोग आते हैं कि भाई मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है थोड़ी सी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं स्टॉक मार्केट में काम करूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उस बात की क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, कैसे है, इस पे हर चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। आप एक काम करें, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको शेयर करके कमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपका अपना सवाल क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 1875 से स्टॉक मार्केट इंडिया में नेटिव स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। लेकिन दुनिया में कब से है? पिछले 400 सालों से। 400 सालों से लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके किसी कंपनी या किसी बिजनेस में निवेश करना शुरू किया दोस्तों। और उसमें वो जो भी प्रॉफिट या लॉस थे उसके हिस्सेदार बने। तो स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपको क्या क्या सुनने को मिलता है? तो ये वाली बात के भाई इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा, हर्षद मेहता की कार्ड 92 का स्कैम है, अभी उसी की कहानी दिमाग में चल रही है। तीसरा ये बात कि कहीं किसी ब्रोकर ने हमारे साथ कोई घोटाला किया तो क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी पिछली जनरेशन ने, ऐसा नहीं कि कभी मार्केट को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने मार्केट को हाथ लगाया था, लेकिन इसके पहले किस तरह के मार्केट सिस्टम था? एक शेयर बाजार एक मंडी की तरह होता था। हर शहर का अपना एक शेयर बाजार की मंडी होती थी जिसमें ब्रोकर्स आते थे और वो चिल्ला चिल्ला के सौदे करते थे। और किसी भी इंसान के जो शेयर थे वो ढूंढते रहते थे कि हमको इस शेयर का कोई ग्राहक मिल जाए। और खरीदने वाला सोचता था कि कोई बेचने वाला मिल जाए और दलाल उसके बीच में उनका सौदा कराता था। तो अब तब सिस्टम कैसा था कि आमने सामने अगर बायर सेलर आएंगे तो सौदा होगा, और उसके लिए आपको फिजिकली मूवमेंट करने की जरूरत थी। शेयर सर्टिफिकेट होते थे जिनको ट्रांसफर करने की प्रोसेस और डाक से आपके घर आने जाने की प्रोसेस में 40-50 दिन भी लग जाते थे। तो ये सोचो कि आज की तारीख में अगर वो फॉर्म भरने वाली चीजें होती तो वो बाबूगिरी कोई करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में आधे ज्यादा लोग तैयार होते। 92 में जब हर्षद मेहता ने स्कैम किया तो उस वक्त अचानक से कमियां सामने आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो उन कमियों को दूर करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो भी नेशनल लेवल का एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो भी नेशनल लेवल का एक्सचेंज है। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर 2,500 से 3,000 कंपनीज में ट्रेड होता है तो एनएसई में करीब 1,500 से 2,000 कंपनीज में डेली ट्रेड होता है। और उसमें भी एक्सचेंज ने स्टॉक की क्वालिटी के लिए बहुत सारी ऐसे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। तो ए ग्रेड के स्टॉक्स होते हैं, ए ग्रुप के, बी ग्रुप के, टीएस और जेड ग्रुप के। तो चूंकि हम लोग अवेयर नहीं है इसलिए वो क्लासिफिकेशन कई सारे लोगों के काम नहीं आ पाता। ए ग्रुप मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, उनमें भी ब्लू चिप किसको कहा जाएगा? ऐसी कंपनीज जो बरसों से लगातार काम कर रही है, जिनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जिनकी जो प्रैक्टिसेस है एक्सचेंज के साथ, उनका जो भी रिपोर्टिंग है और सारी चीज़ें जो डिस्क्लोज करते हैं, जैसे वो अपनी फ़ी भरते हैं, जिस तरह की उनकी लिस्टिंग है, उनका हिस्टोरिकल सारा जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ क्लीन है, तो ब्लू चिप स्टॉक्स की तरह होंगे। तो ऐसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, टीटीएस और जेड ग्रुप में आप काम कर सकते हैं। अगर किसी को डर लगता हो शुरू में तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो ए ग्रुप तक ही सीमित रहे। ए ग्रुप से में भी अगर आपको थोड़ा खतरा लगता हो तो क्यों ना आप सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में या निफ्टी के 50 स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप लिखो निफ्टी 50 स्टॉक्स,
NSindia.com में मिल जाएगा आपको, नहीं तो मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, in.investing.com। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज बिखरा पड़ा है दोस्तों, लेकिन हम डर की वजह से शुरू भी नहीं कर पाते। आप सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स को देखिए, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। निफ्टी और सेंसेक्स के 30 और 50 में से काफी सारे तो कॉमन स्टॉक्स हैं। अगर उनके बारे में मैं ये बात करूं कि उतार चढ़ाव से किसी को डर लगता है, हर महीने वो एक एक शेयर खरीदते जाए और 5 साल में देखे रिजल्ट, तो बहुत कम चांसेस है कि उनको कोई लॉस होगा, बल्कि उनको एफडी से या किसी जमीन के खरीदने से तो अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जमीन तो एक साथ बड़ा पैसा लगा के खरीदनी होती है, लेकिन यहाँ तो आप टुकड़े टुकड़े में एक एक शेयर खरीद रहे हो। और बाजार के गिरने से आपको इसलिए शिकायत नहीं कि गिरे तो अच्छा है, सस्ता मिलेगा, और गिरे तो और सस्ता मिलेगा, और नीचे ही पड़ा रहे तो बहुत दिनों तक सस्ता मिलेगा, और उसके बाद कभी तो चलेगा ना। अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे नीचे जाके सो ही जाएगी, तो फिर तो दोस्तों आपने दुकानें बंद करो, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना बंद करो, क्योंकि फिर तो हर चीज खतरे में ना, फिर तो सरकार भी खतरे में, बैंकें भी खतरे में। तो इकोनॉमी कभी ऐसे, ये हाइपोथेटिकल बात है ना, कि अगर आपको लगता है कि जमीन और सोना अच्छा है, तो जमीन कोई असेंशियल चीज नहीं है आपके रहने के लिए, नहीं। अगर आपको अनाज उगाना था तो जमीन की जरूरत थी, वो तो आपके पास नहीं है तो भी आपको अनाज मिल रहा है। और सोना, सोने का क्या यूज है? अभी डायरेक्टली तो हमको पता नहीं लगता, गहने पहनती है औरतें और उसके नाम पे झगड़ा होता है और उसकी चौकीदारी करते फिरते हैं हम लोग। तो जमीन और सोने की वैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि बिजनेस है। तो बिजनेस का वैल्यूएशन अगर नहीं रहा तो बाकी सारी एसेट क्लास के वैल्यूएशन को खतरा रहेगा दोस्तों। अब बात आती है लोगों की अनिश्चितता कि भाई जहाँ पे निश्चित मामला हो तो डेफिनेट मामला दिखता है कि मैंने एफडी कर दी और एफडी में 6.5%, 7% जो भी देगा, कम से कम 1 लाख का 1,06,000, 7,000 तो देगा ना। 1 लाख का 99,000, 97,000 ये मैं देख नहीं सकता। ऐसा सोच के हमने एक सिक्योरिटी खरीद ली, लेकिन मालूम है आपको सिक्योरिटी कितनी महंगी है? आपको क्या लगता है बैंकें जमीन में पैसा बो के और आपको पैसा बढ़ा के उगा के देती है? क्या उनको 10 के 15 रुपए बन जाते हैं जमीन में बो के? नहीं, वो बिजनेस को लोन देती है। बिजनेस अगर चलेंगे, इकोनॉमी अगर ठीक होगी, तो फिर बिजनेस रीपे करेंगे, उनको ब्याज देंगे, आपसे आप वो दुनिया से 10%, 12% कमाएंगे और आपको 6-7% देंगे, बीच में जो 5-6% है वो कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पैसे पे दुनिया बिजनेस कर रही है और आप चूंकि डरे हुए, इसलिए आपको उसका सबसे छोटा हिस्सा मिल रहा है। तो इसलिए किस चीज की जरूरत है? जरूरत है गेम को समझने की। कई बार हम लोग ये सोच के कि यार मैं टेंशन लेता ही नहीं हूं, तो मेरे को मार्केट में जाना ही नहीं है, ये उतार चढ़ाव मेरे समझ के बाहर है। और फिर वो लोग काय का टेंशन ले रहे हैं? चुनाव के नतीजों का, इलेक्शन के रिजल्ट का टेंशन ले रहे हैं, तो कहीं क्रिकेट के रिजल्ट का टेंशन ले रहे हैं, तो कहीं इधर उधर जो भी खबर आ रही है। अब या तो आप अपने आप को सही खुराक दे दो, या तो दिन में 2 बार ढंग से खाना खा लो, अच्छा हेल्दी सा, या फिर आप इधर उधर कचौरी समोसा पता नहीं क्या क्या खाते फिरोगे। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारा दिमाग खाली तो नहीं रहने वाला है। तो इसको सही जगह एंगेज करो, जहां पे अगर मैं जोखिम लेता भी हूं, अगर आपकी नजर में जोखिम है तो आप जोखिम लेते भी हैं, तो उसका पैमाना आप तय कर सकते हैं कि मैं बहुत छोटे पैमाने पे जोखिम ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं कूदने तैरने के लिए जाऊंगा, पानी में कूदूंगा, जोखिम लग रहा है, तो मैंने तय कर लिया मैं 3 फीट के पानी में ही रहूंगा, जबकि मेरी हाइट 5 फीट से ज्यादा है, तो मुझे क्या जोखिम हो जाएगा? जोखिम आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। और जब आपको समझ में आने लगे, जब आप फेमिलियर हो जाए, उसके बाद फिर आप थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने के बारे में बात करें। तो बात समझ में आ रही दोस्तों? हम निश्चितता की बात करते हैं। अब निश्चितता में और दूसरी बात करते हैं, मेहनत करने से चीजें सही हो जाती है। जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेहनत से आपको ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है, लेकिन अभी आप एक दुकान खोलने के लिए जाओ, 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कोई अच्छी डिग्री लेके जॉब के लिए जाओगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, कि आप कोई डिग्री के लिए जाते हैं, आपको लगा कि आईटी का अच्छा खासा बूम है, या फिर आजकल कंप्यूटर कम्युनिकेशन ब्रांच का बूम है, या फिर कभी आपको लगा कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग में भी अभी डिमांड आने लगी है, और आप किसी कोर्स में एंटर किए, और जब तक 4-5 साल में कोर्स पूरा करके बाहर आए, तब तक बाजार में मंदी आ गई। तो आप बाजार को हाथ मत लगाओ, बाजार तो आपको हाथ लगाने आ जाएगा। आपको जॉब्स मिलेंगे,
अगर जॉब्स मिले तो ठीक ठाक सैलरी पे मिलेंगे, तो फिर कौन सी निश्चितता की बात कर रहे हैं। चलो आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो मुझे बताइए कि दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है जो आप जाके बोलो कि सर मेरे पास एक 5,000 रुपया है, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लोग हंसेंगे। आप बोलेंगे मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। 50,000 में कोई ढंग का बिजनेस शुरू नहीं हो रहा है। ढंग का मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि कोई भी बिजनेस छोटा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेरोजगारी इसलिए आ रही है कि हम स्टेटस के नाम पे मरे जा रहे हैं। आप कोई सा भी काम कर लो, कोई सा भी काम, जो काम आप का मन करता है कि आपको करना ठीक लगता है, जिसको आप सीख सकते हो, जिसको आप शुरू कर सकते हो, वो करना अच्छा है बजाय बेरोजगार रहने के। लेकिन हम बातें बनाते रहते हैं, काम नहीं करते। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई जो मेहनत करने वाले पे सवाल खड़ा कर सकती है, पर जो नाकारा पड़ा हुआ है, फालतू की बातें बना रहा है, उसको हम सवाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब एक जैसे दौर में जा रहे हैं, तो अब कौन सवाल करे। तो डिग्री लटका लटका के घूम रहे हैं, अभी उनसे बोलो कि नौकरी नहीं मिले तो क्या करोगे, तो समझ में नहीं आएगा। कई बार लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि 10 लाख रुपए आपकी गोद में रख दो अभी, तो 10 दिन तक मक्खी भी नहीं उड़ेगी, करना क्या, क्योंकि आइडियाज पे काम हुआ है क्या आज तक। पैसा नहीं है आपके पास, पर क्या आपके पास कोई आइडिया है? आपने किसी चीज के बारे में पता किया? पता करना मुश्किल कहाँ है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, या गूगल सर्च करके आपको एक चीज पूछोगे 100 जवाब मिलेंगे, और उसमें से चुन के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के बाद आप कोई ना कोई रास्ता पकड़ ही सकते हो, कुछ ना कुछ सीख के बाहर आ ही जाओगे। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? हाँ, मैं ये मानता हूं दोस्तों कि जब इंफॉर्मेशन एक्सेस में हो जाती है तो हम डेफ एंड डम्ब हो जाते हैं। तो अब बात हो रही थी कि बिजनेस में अगर आप पैसा लगा देते हो, सपोज आपने 5 लाख रुपया भी लगा दिया, और साल भर आप दुकान खोल के बैठ भी गए, और दुकान खोलने के बाद में ये स्थिति हो रही है कि अभी नहीं पता लगता आपको लॉस हो गया है, पूरे साल दुकान चलाने के बाद पता लगा कि 2 लाख रुपए माइनस हो गए, अब आप लॉस में हो। तो आपने मेहनत भी की, टाइम भी लगाया, पैसा भी खत्म हो गया, और अब आगे 2-3 सालों तक आपकी हिम्मत नहीं कि दोबारा कोई काम शुरू करो। तो रिस्क, जोखिम तो वहां भी है। उसके बाद चलो मैं खेती की बात करता हूँ। किसान तो बहुत मेहनती होते हैं। किसान फसल बोने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सी फसल बोएंगे? तो वो देखते हैं, पिछली बार लहसुन का भाव 500 रुपए किलो हो गया, तो सब लोग अब सोचते हैं लहसुन उगाएंगे। अब वो इतनी लहसुन उगाएंगे सब लोग कि अगली बार जब लहसुन की फसल आएगी तो मालूम पड़ेगा 50 रुपए किलो खुल गई। तो हम लोग वहां पे भी एनालिसिस की जरूरत है, पर वहां पे ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है। चलो आपने तय कर लिया कि ये वाला अनाज उगाएंगे जो हमेशा ही जरूरी होता है और जिसका रेंज भी ठीक ठाक, गेहूं उगाएंगे, चना उगाएंगे, ऐसा कुछ आपने तय कर लिया और आप शुरू हो गए, आपने बीज बो दिया। अब उसके बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, आपके हाथ में। बारिश हो गई ठीक ठाक, फसल बड़ी होने लगी, उसमें कीड़ा लग गया, फिर आप उस पर खाद वाद केमिकल छिटोगे, वो ठीक है, अलग बात है। उसके बाद में वहां जाके भी अगर चीजें आपने किसी तरह मैनेज कर ली, फिर फसल आई सामने और भाव नीचे खुल गया, अब आपके हाथ में क्या है? आपने खर्चा किया कि 100-150 रुपए किलो के हिसाब से, 200 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर बिक गया तो मेरे को अच्छा फायदा हो जाएगा, और चीजें 50 रुपए किलो के भाव से खुल गई, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी आपको एक चीज तो समझनी ही पड़ेगी कि बिजनेस का साइकिल क्या है। और जब समझने की बात आती है तो आप धूप और धूल से बच के और दुनिया भर के बिजनेसेस के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप अपना काम करते रहो, लेकिन इस मजबूरी के साथ नहीं। जैसे मेरी अनस्कूलर बेटियां हैं दोनों, तो जो बड़ी बेटी है वो आर्टिस्ट है। मैंने प्लान किया था कि यार ये भी मार्केट सीख लेगी तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से काम चलेगा। लेकिन ये बात ईमानदारी से मुझे याद है कि वो जिंदगी अपनी मर्जी से चुने, अपनी मर्जी से जिए, अपनी गलतियां खुद करे। तो वो अगर पेंटिंग करना चाहती है तो अपना पेंटिंग बिजनेस कर रही है। अब उसमें तो उतना पैसा नहीं बन सकता, लेकिन मैंने एक ही बात कही है कि आप अगर अपने पेशन को जब बेचने के लिए बनाओगे तो आप उसमें डूब नहीं पाओगे। फिर आपका ख्याल ये आएगा कि वो बनाऊं जो बिके। तो एक बार वो एग्जीबिशन वगैरह सब कर रही थी, तो एग्जीबिशन में काफी अच्छा रिस्पांस आने लगा, फिर वो वैसे बनाने लगी जो बिके वो पेंटिंग बनाओ। तो धीरे धीरे जो नया कुछ इनोवेशन करना, नया कुछ बनाना, उसका मजा आना, उसमें आगे ग्रो करना, वो रुकने लगा। तो मैंने कहा बेटा, पैसे के लिए पेंटिंग बनाने के बजाय आप पैसे के लिए
ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हो, ताकि फिर जब आप पेंटिंग करो तो दिल से करो, डूब के करो। तो आप कोशिश करें इस बात की कि हम जो भी काम करना चाहते हैं, वो काम अगर आप ऐसे ही खुद से अपनी खुशी के लिए करते रहो और आप थकते नहीं हो और उसमें आप ग्रो करते रहो और पैसे के बारे में नहीं सोचो, तब तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो भूल जाओ शेयर मार्केट को या क्रिप्टो करेंसी को या कमोडिटी मार्केट को, आप अपने काम में डूब जाओ, वो तो बेस्ट चीज है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पैसा बार 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 परेशान कर रहा है, तब फिर पैसे वाली जगह पे आओ ना, पैसे वाली जगह पे पैसा बना लो और खुशी वाली जगह पे खुशी बना लो, ये किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब खेती में भी इतना ज़्यादा रिस्क है, तो फिर आप कहाँ से बचना चाहते हैं? तो बचने की बात सिर्फ इतनी सी होगी कि जब कोई चीज़ हमको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए हम इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कोई चीज़ जो गलत नहीं हो, जिससे अभी के अभी आपको या किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, वो हर चीज़ करने के लिए निकल पड़ो। क्योंकि आप अपने दायरे में ही बैठे रहोगे ना, तो नई चीजें आएगी कहाँ से? तो इसलिए किसी मेरे सीनियर या कोई परिचित अंकल ने एक अच्छा सलाह दिया था कि कोई भी आदमी बेरोजगार हो ना, उसको 300 रुपये 500 रुपये में एक मंथली सीजन टिकट ट्रेन का बना दो और उससे कहो भाई 100 किलोमीटर जा, सुबह दिन भर वहां बैठ, चाय वाय पी और शाम को वापस आ। वो आदमी 2 महीने के अंदर दौड़ने लगेगा, क्योंकि अपने घर के कोने में बिस्तर पे सोफे पे पड़े पड़े, काउच पे पड़े पड़े, हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम फीलिंग लॉस्ट और मुझे तो कोई बात क्लियर नहीं हो रही है और मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। अरे भाई, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, लोगों को देखो काम करते हुए, वो भी वो एनर्जी भी आपको छुएगी और फिर साथ में आपको लोगों से बात करते करते कुछ समझ में आने लग जाएगा कि करना क्या है। तो कभी कभी जो चीजें बेकार सी लगती है वो काम की, और कभी कभी बहुत चीजें जो आपको लग रही बड़ी काम की है, क्या लग रहा है लोगों को, वो इंस्टाग्राम में रील पे रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं लगातार, उनको लग रहा है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, मैं कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो सब वर्चुअल है दोस्तों, वो सिर्फ इमेज है। असली चीज आपके घर के बाहर है, तो घर से बाहर निकल के आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए कोई छोटा मोटा खर्च होता है। तो अगर वो 100-200 रुपये आप बाहर निकल के खर्च कर दो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर आप भी साइकेट्रिस्ट को थेरेपी के लिए पैसे देने लग जाओगे। ठीक है, तो अभी बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट पे आपका आना वो ऑप्शनल नहीं है, असेंशियल है। असेंशियल क्यों है? क्योंकि हमको इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है। तो इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा कि पिछले 20 सालों में 30 सालों में महंगाई दर कितनी बढ़ी, घी का भाव या स्कूल की एजुकेशन का या अस्पताल में इलाज का, ये तो असेंशियल्स है ना, इनका पता करो क्या क्या कीमत हो गई है, पहले क्या थी अब क्या हो गई है। तो उससे आपको पता लगेगा कि बैंकों में मेरा पैसा कितना गुना हुआ, इंश्योरेंस में मेरा पैसा कितना गुना हुआ, और जो पैसे की मेरे को जरूरत है वो कितना गुना हुआ। तो आप भले कितना ही भागते रहो और कितना ही पैसा बचाओ, पेट काट काट के अपने अरमान दबा दबा के, लेकिन अगर उस पैसे को ठीक ढंग से निवेश नहीं किया तो फिर आपका पैसा कम पड़ने ही वाला है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें अल्टीमेटली लोग हार ही जाते हैं। तो इसलिए लड़ोगे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो दोस्तों, लेकिन बगैर लड़े मर जाओगे तो अपने आप को जवाब भी नहीं दे पाओगे, अपने आसपास वाले लोगों को भी जवाब नहीं दे पाओगे कि भाई मैंने कोई कोशिश की। तो वही कोशिश करने के लिए मैं आपका साथ देने आया हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक पूरी यूनिवर्सिटी बना रखी है स्टॉक मार्केट का, ऐसा ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल लेवल पे डिजाइन किया, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, एलिट क्लास, हायर इनकम ग्रुप्स के लिए, सबके लिए वो अप्लीकेबल है। तो आप वो अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री वीडियोस को देख सकते हैं। अगर कुछ लोगों के पास ऐसा है कि सर 4-5 हज़ार फ्री वीडियोस, ये तो देखते देखते 3 साल गुजर जाएंगे, मेरे को तो जल्दी करना है, कुछ रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं मिलता तब तक रेसिप्रोकेशन बनता नहीं है। हमको ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, कमा नहीं रहे, तो हमारे पिताजी और माँ, हमारे घर वाले परेशान कर रहे हैं। घर वालों से ज्यादा पड़ोसी या रिश्तेदार परेशान करते हैं, पूछते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या रिजल्ट है। आदमी घबराता है, कुछ भी शुरू करने के पहले वो फेलियर के नाम से घबरा रहा है। फेलियर से उसको बहुत दर्द हो रहा है, ये तो एक बात है, लेकिन उससे बड़ा दर्द ये है कि लोग हंस के उसका मजाक बनाते हैं। आदमी एक कहानी बन के रह जाता है। तो इस बात से जो सोशल प्रेशर हमने क्रिएट किया है वो हमारी पूरी जनरेशन को पीछे लेके आ रहा है। अभी मुझे बहुत खुशी है कि जैसे CSB चाय सुट्टा बार या MBA चाय वाला और ऐसे कई सारी चाय के वेंचर्स शुरू हुए,
चाय को हम सबसे छोटा बिजनेस मानते थे, अब 100 200 करोड़ के वेंचर्स खड़े हो गए। चलो कुछ सोशल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे होते हैं दोस्तों। हमारा तो दिमाग में अभी भी वही बात है, वही आईआईटी का प्रिपरेशन, वही एआई ट्रिपल ई का प्रिपरेशन, और बस उसके लिए लगे पड़े हैं सब के सब। कोई सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हम लोगों को क्या चीज समझनी है इसमें, कि अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तय करो कि ऐसे घर बार बेच के कोई आप बहुत बड़ा जोखिम नहीं ले रहे हो, है ना। कहीं जाओ, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करो और खुद से फिर अपना अनुभव लो। सिर्फ कहानियां मत सुनते रहो, जाके आप भी तो देखो कि कैसा था, क्या था। अभी कई सारे पुराने लोगों की बात करूं मैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने बाजार में पैसा क्यों नहीं लगाया, बोले अरे वो 92 में कितने लोगों ने तो पंखे पे झूल गए थे। तो वो क्या कर रहे थे, कितना पैसा लगाया था, कहाँ लगाया था, क्या समझ के किया था, आपको पता ही नहीं। पहले तो मैं मानता हूँ लोगों के लिए ठीक भी था यार, वो कहाँ से लेते इन्फॉर्मेशन। न्यूज़पेपर में एक पेज आता था, एक एसटीडी फोन लगाने के लिए 150 रुपए का खर्चा भी आ जाता था। एक मैगजीन खरीदने जाओ तो उस वक्त 50 रुपए 100 रुपए की मैगजीन होती थी, और आप लोगों की टोटल इनकम या सेविंग उतनी नहीं होती थी, और श्योरिटी भी नहीं थी। अब अगर कोई काम नहीं करता है तो गलत है। अब पुराने लोग कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे ही कहाँ था भाई, बच्चों को पढ़ाया मैंने, उनकी शादी की, और कितने सारे लोगों, कितने खर्चे थे। अब मैं उनसे पूछता हूँ, आपका जो पान, तंबाकू, चाय, बीड़ी का खर्चा, उसको भी अगर लगाया होता तो आपके खानदान में आज 10 करोड़ रुपए कम से कम होते। क्योंकि आपको सिर्फ 100 रुपए, 150 रुपए का कोई एसबीआई, इंफोसिस या रिलायंस खरीद के रखने की बात थी, वो भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हुए। मतलब कोई बोले मेरे को नहीं मालूम था क्या खरीदना है यार, तो हम कह रहे थे सेंसेक्स के 30 शेयर में से कभी ये वाला देख लिया सस्ता है, तो कभी ये वाला ले लिया, कभी वो वाला ले लिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो दोस्तों। कुछ भी किया होता, ये नहीं करने से तो बहुत बेहतर होता हो। क्योंकि आपके पैसे को सबसे ज्यादा खतरा किससे, आपसे, आपके परिवार से। जैसे ही हम उसको देखते हैं, खा पी के खत्म करके जीरो कर देते हैं। अभी आप अगर बोलो कि यार सोने में लगाऊं, जमीन में लगाऊं, इंश्योरेंस में लगाऊं, श्योर नहीं है कुछ भी, स्टॉक मार्केट में तो बहुत डर लगता है, लेकिन आपने तो खा पी के जीरो ही कर दिया ना। इतना कमाया, इतना बचाया, और उसके बाद उसको कहीं खर्च कर दिया, क्योंकि दूसरा कोई प्लान था नहीं। चीजें अपनी दिशा ले ही लेगी, या तो आप नाली खोदो, नहीं तो पानी खुद ही नाली बना लेता है। तो दोस्तों, प्रोएक्टिव बनने की जरूरत है, बाद में तो रिएक्टिव बन ही जाएंगे हम। जब अभी और एफडी का रेट, इंटरेस्ट रेट घट के अगर 5% हो गया, क्या करोगे आप लोग। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए शुरुआती क्या 6 तरीके होते हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफ एंड ओ। अब मैं आपको एक तरीका सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले शुरुआत करो स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग मतलब हफ्ते, महीने भर में आपने देखा बाजार में कोई गिरावट है, तब तक आपको कुछ पता लगा ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला शेयर, चार्ट खोल के देख रहे हैं बस, ये नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रही प्राइस, बस। ज्यादा मैं टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। हम लोग पता नहीं कोई भी चीज करने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पहले से पता होगा, उसके बाद शुरू करूंगा। अरे इंग्लिश बोलना है तो ऐसा थोड़ी सोचोगे कि पूरी डिक्शनरी के वोकेब को याद कर लूंगा, उसके बाद इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है। अरे आपका काम है, एक कदम चलो। जिंदगी कोहरे से ढकी सड़क की तरह है, एक कदम चलोगे, अभी यहां से कुछ नजर नहीं आ रहा, एक कदम चलोगे अगला कदम नजर आएगा, अगला कदम चलोगे अगला कदम नजर आएगा। बस इतनी सी तो बात है, शुरू करना होता है आपको, और शुरू करके टिक कर दोगे, या तो कहोगे कि भाई बेकार है, मेरे को नहीं करना, बात खत्म। तो जिंदगी भर कभी ये तो नहीं बोलोगे अपने पिताजी या दादाजी की तरह कि अरे यार रिलायंस उस वक्त 100 रुपए 50 रुपए में लेके आया था कोई मेरे पास, मैंने लिए नहीं उस वक्त यार। और ले भी लेते तो बिक जाता, क्योंकि अगर आपने समझा नहीं है तो उतार चढ़ाव में उसको निभाओगे कैसे। तो निभाने के लिए कोई 20-30 साल नहीं लगते दोस्तों। 3 साल तक सही शेयर्स, 5 सेक्टर के 5 शेयर खरीद के रख लिए, और 3 साल तक उनको छोड़ दिया, और एक बार वो खतरे के सीमा के पार हो गए, हो ही जाते, तो फिर आप जिंदगी में कभी नहीं रुकते। लेकिन वो 3 साल हम ठहर पाए, 2 साल हम ठहर पाए, 6 महीने हम ठहर पाए, ये भी कहाँ हो पाता है। अभी तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग स्टॉक मार्केट में आ तो गए हैं, हजारों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हजारों लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, पर अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपने 1 साल के लिए भी कोई शेयर को खरीद के होल्ड किया है, तो उसमें से 70-80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया। अब आप सोचो,
गंगा किनारे लोग प्यासे भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि लोगों को ये भ्रम है कि वो स्टॉक मार्केट में शामिल हो गए, इन्वेस्टिंग में शामिल हो गए, पर वो सिर्फ ट्रेडिंग में कहीं स्टक होके रखे हुए हैं। और इंट्राडे करते वक्त, ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐसे शब्द लगते हैं कि हटाओ अलग यार, ये कौन करता है, इसमें क्या ही मजा आता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों 22 सालों में। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे मैंने अपनी आज़ादी ले ली है, और अपने दोस्तों के मुकाबले मैं हर जगह ज़्यादा अच्छे से जिया हूँ, ज़्यादा अच्छे से प्यार कर पा रहा हूँ, हेल्दी तरीके से जी पा रहा हूँ, और मेरे पास इनफ रिसोर्सेस है कि मैं शांति से जी सकूँ। लग्जरी का मुझे कोई, मतलब लग्जरी को तो मैं एक घटिया चीज़ मानता हूँ, क्योंकि आपकी पांचवी रोटी किसी की पहली रोटी हो सकती है। तो ये जो दिखावा हम कर रहे हैं, उस दिखावे का बोझ समाज पे नहीं, आपके बच्चे पे भी पड़ने वाला है। अगर आपके बच्चे का अभी मंथली मेंटेनेंस आपने 50,000 रुपये डाल के रख दिया है, तो वो आदमी 25,000 रुपये की बेसिक जॉब से शुरुआत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने पहले ही उसको ऊपर पेड़ पे लटका के रख दिया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीजें उसको इंटरप्रेन्योर तो कभी बनने ही नहीं देगी। क्योंकि अगर आपको इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता करना है, तो आप जाइए, आप रश्मि बंसल की किताबों में कनेक्ट द डॉट्स पढ़िए, है ना। तो आपको वहां पता लगेगा कि कैसे लोगों ने अपने गैराज में या अपने छोटे से अमाउंट से कोई काम शुरू किया, और धीरे 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 वो 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ का बिजनेस बना। लेकिन उसका सबसे पहला शर्त क्या था? सिंपलिसिटी में बेसिक्स के साथ जी के, और अपने टारगेट पे फोकस करना, अपने काम पे फोकस कर पाना। अभी से इमेज 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 की बातें करोगे दोस्तों, घी बनता है तो बदबू आती है, उसके बाद खुशबू आती है। तो घी बनते वक्त बदबू आएगी, और उस बदबू से परहेज करोगे तो फिर घी बनेगा कैसे? तो उसके लिए जरूरी क्या है? ये लग्जरी की जो बीमारी बनी है ना, 5-5 साल के बच्चे आजकल ऑडी की बातें कर रहे हैं, वो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल, ये कार वो कार ये कार, फिर महंगे फोन्स की बातें कर रहे हैं वो। उनको इस तरह के चक्कर में, और दिन भर वो गेम खेल रहे हैं। मतलब आपने लाख रुपए साल के स्कूल में, या 2 लाख रुपए की साल की फी दे के उसको स्कूल भेजा हुआ है। स्कूल से आने के बाद या स्कूल में जाते के दौरान बस में वो आदमी लोगों को गेम खेलते हुए देख रहा है। वो गेम नहीं खेल रहा है, वो गेम खेलते हुए देख रहा है, और आपको पता भी नहीं लग रहा है कि इधर आप मटके में पानी भर के बैठे हो, उधर मटके में एक छेद हो रखा है। तो दोस्तों उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का डिसीजन, आपके 3 सवालों के जवाब दे दिया। एक तो ये वाली बात, यहाँ कोई फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डिमेट अकाउंट आप खोलते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ खोलो, ब्रोकर अटैच है एनएससी बीएससी से। एनएससी बीएससी में जो शेयर आप खरीदते हैं वो एनएसडीएल या सीडीएसएल में जाते हैं, सेबी का कंट्रोल है। आप एक पैसा नकद ब्रोकर को देते नहीं हो, तो वो कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। अगर आपके अकाउंट में कोई शेयर है, बेच भी दे कोई, तो जो पैसा निकल के आएगा वो सीधा आपके खाते में जा सकता है, और खाते से ही चेक बाहर आ सकता है, आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा पैसा। तो किसी भी तरह का फ्रॉड होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई डिलीवरी स्लिप साइन करके दे दो जिसकी आजकल जरूरत नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दो, तो फिर ये आपकी कमी है कि आपने जो बेसिक बातें समझनी थी वो समझी ही नहीं है। वो तो फिर आप मकान खरीदने जाओगे और रजिस्ट्री के पेपर पे किसी और का साइन करवा दो, तो क्या होगा? आप बैंक में जाओगे और चेक बुक खो दोगे, और उस पर कुछ साइन देके और किसी को भी चेक दे दोगे, तो वो तो हर जगह फ्रॉड होने वाला है। तो आप किराना दुकान भी खोलोगे, पानी की दुकान भी खोलोगे, और उसकी समझ नहीं है, आपको नुकसान उठाना ही है। तो दोस्तों एक ऐसी चीज में जाने की कोशिश करो जिसमें आप, चलो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर आदमी इन्वेस्टर ट्रेडर ही बन जाए और दिन भर यहाँ स्क्रीन के सामने तो रहना, वैसे सजेस्ट भी नहीं करता मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो भी काम करोगे उसमें पैसा बनाओगे, पैसा बना के उसमें से कुछ पैसा बचाओगे, और वेल्थी बनने की कोशिश करोगे। तो वेल्थी बनने के लिए तो आपको निवेश का सबसे स्ट्रांग विकल्प समझना पड़ेगा ना। और यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मैनेजमेंट में हम कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को नहीं, साथ में रियल एस्टेट को, क्रिप्टो करेंसी को, इंश्योरेंस को, कमोडिटी को, सबको समझो। इवन एफडी, पोस्ट ऑफिस और नेशनल पेंशन स्कीम को भी समझो। जहां जो पॉसिबिलिटी हो, भाई मेरा पैसा मैनेज करके, और वो पर्पस पूरा हो जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी बेच के दिन भर भाग रहा हूं, जिसके लिए जो मैं अपने बच्चों को बड़े होते देखना चाहता था, मैं अपने शरीर पे ध्यान देना चाहता था, मैं अपने बूढ़े माँ बाप पे भी ध्यान दे सकता था, मैं अपनी बीबी को आई लव यू भी बोल सकता था सच में दिल से, पर उसके बजाय मैं एक महंगा गिफ्ट उसके हाथ में रख देता हूँ और मुआवजा दे देता हूँ। तो दोस्तों महंगा से महंगा मुआवजा ध्यान देने से बड़ा नहीं हो सकता। हम आजकल
बच्चों के लिए फिक्र करने की बात करते हैं तो उनके मकान खरीद के रखने की बातें कर रहे हैं, जमीन खरीद देंगे वो बढ़िया हो जाएगा मामला। अरे जिस चीज से आपको आज तक सुख नहीं मिला उससे आपके बच्चे को क्या सुख मिल जाएगा। तो ये गलतियां तो मत करो दोस्तों। कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, फिर आगे हम बात करेंगे।